दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। जहां पहली खबर झारखंड से है। झारखंड चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। और दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर विधानसभा उपचुनाव से पहले लखनऊ में पोस्टर वॉर लगातार जारी है। और तीसरी बड़ी खबर जानेंगे महाराष्ट्र से, जहां पर विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों से बागी हुए करीब 50 नेताओं ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। तो वहीं चौथी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर छठ पूजा को लेकर घमासान मचा हुआ है। और पांचवी खबर जानेंगे उमरिया से, जहां मध्य प्रदेश में 10 हाथियों की मौत ने देश भर को चौंका दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, संजय सेठ, भाजपा झारखंड अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संथाल परगना सहित पूरे झारखंड में सख्त कानूनी प्रक्रिया लागू कर अवैध घुसपैठ पर पूर्ण विराम लगाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि करोड़ों झारखंड वासियों से चर्चा कर संकल्प पत्र बनाया गया है। इस संकल्प पत्र पर झारखंड के लोगों की उम्मीद है। आदिवासियों की जमीन, रोटी बेटी की रक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सभी संकल्पों को पूरा किया है। हेमंत सोरेन सरकार ने सारी योजनाओं को ठप कर दिया। हम फिर से सारी योजनाओं को शुरू करेंगे। तो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में जारी हो चुका है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद योजनाओं के बारे में, गारंटीज के बारे में जानकारी दी और बताया ये भारतीय जनता पार्टी की झारखंड के लोगों के द्वारा बनाई हुई झारखंड की सरकार होगी, जिसमें झारखंड की रोटी बेटी की रक्षा के लिए संकल्प लिया जाएगा। योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जाएंगे। घुसपैठ को समाप्त किया जाएगा। रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ साथ महिलाओं पर लगातार जो अपराधों का सिलसिला जारी है, उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगाया जाएगा। तो बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। तो वहीं योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। प्रमोद पासवान झारखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, जिस तरह से हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी हर काम एक रणनीति के साथ करती है, और झारखंड में जिस तरह का समीकरण है उसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा पत्र, एक संकल्प पत्र जारी किया है, जिसके माध्यम से लगातार जनता को साधने की कोशिश करती नजर आ रही है। किस तरह से विपक्ष इन योजनाओं को, इन रणनीतियों को काउंटर करेगा? ऐसा जो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प यात्रा जारी किया है, अमित शाह केंद्रीय मंत्री ने संकल्प यात्रा जारी किया है, बेटी रोटी बेटी और जो है बचाओ अभियान किया है। जो इस तरह से मुद्दा जो संकल्प यात्रा जो जारी हुआ है, इसमें जो है इंडिया गठबंधन जिस तरह से मैया सम्मान योजना में तहत जो महिलाओं को 2000 रुपया, 1000 रुपया जो दे रही है, जो दिसंबर के महीने में जो 2000 देने का वादा किया है, उसको इंडिया भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो संकल्प सूत्र में रखा है, संकल्प अंतिम पत्र में रखा है। और जो घुसपैठियों का मुद्दा है, झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी उसको चुनाव में अपना हथकंडा बनाए हुए है कि घुसपैठियों का मुद्दा जो है झारखंड में इंडिया गठबंधन के आने से यहाँ घुसपैठियों का अड्डा पूरा बन चुका है। चाहे कोल्हान हो, चाहे संथाल परगना हो, घुसपैठियों का अड्डा बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा लेकर चल रही है। बेरोजगारों को रोजगार को जो संकल्प सूत्र जारी किया है, घोषणा पत्र जिसमें भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी किया, उसमें जो युवाओं को रोजगार पर भी चर्चा हुआ है। युवाओं के मुद्दा पर जो है युवाओं को, बेरोजगारों को 5 लाख रोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी। और अमित शाह ने खुद कहा है कि जो अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है तो झारखंड से घुसपैठियों को हम एक एक चुन कर भगाएंगे यहाँ से। जो भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, इंडिया गठबंधन जो है यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता को लूटने का काम किया है। प्रमोद, जिस तरह से आपने बताया, कई सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जनता को साधने की कोशिश करती नजर आ रही है। लेकिन न सिर्फ झारखंड में बल्कि अनेक प्रदेशों में एक नया जो ट्रेंड है वो शुरू होता जा रहा है कि चुनाव में महिलाओं को सहायता राशि देने की बात की जाती है और वो राशि दी भी जाती है, जिसके माध्यम से न सिर्फ महिलाओं को साधा जाता है बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी एक संदेश दिया जाता है। कुछ ऐसी ही झलक भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में देखी जा सकती है। जी बताए, अभी 1 महीना पूर्व जब हेमंत सोरेन जेल से छूटने के बाद जब दोबारा मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण किया, उसके बाद तुरंत मैया सम्मान योजना के जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जैसे ही चालू किया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गोगो दीदी योजना के बारे में चर्चा की गई कि गोगो दीदी योजना के तहत लोगों को, महिलाओं को 2500 रुपये हम खाते में डालेंगे। तो इस तरह से महिलाओं को जो ही सब टारगेट बनाया जा रहा है कि महिला जो है ये कर्मठ मतदाता होते हैं, और ये जो घरेलू जो सब अपना यूज के लिए जो इनको
दिनचर्या का जो खर्चा होता है, यदि उनको मिलने से ये अपना वोट बैंक अपना जो है अपने जिसके द्वारा दिया था उसको मतदान करते हैं। तो सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं को ही लेकर चल रही है। मैया सम्मान योजना को गोद दीजिए योजना का सिर्फ नाम दिया है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जो है मैया सम्मान जो लास्ट मंथ चुनाव के 1 महीना पहले जो लागू किया, 2 महीना पहले जो लागू किया, उसको लेकर चल रही है। और जो दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस बार जेएमएम के जो मुख्यमंत्री थे, चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री थे, जो लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो शामिल थे, मुख्यमंत्री थे, विधानसभा चुनाव के पहले वो चले गए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो उसको लेकर के जो कोल्हान के 14 का जो सीट है, विधानसभा का 14 सीट जो पिछले 2019 में इंडिया गठबंधन को मिला था, वहां से भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार जो चंपई सोरेन पर पूरा दाव लगाए हुए कि चंपई सोरेन के माध्यम से कोल्हान सीट, यदि 14 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा होता है, कोल्हान का टाइगर माने जाते हैं चंपई सोरेन, ऐसा कहना है कि उनके से कब्जा होता है तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बन सकती है। वहीं जैसे इंडिया गठबंधन, जैसे 2 दिन पहले भी जो प्रत्याशी थे, टुंडी विधानसभा प्रत्याशी थे, मथुरा प्रसाद महतो थे, कल्पना सोरेन थे, गांधी से जो प्रचार में आई, वो नामांकन में आई थे। कल्पना सोरेन जो मुख्यमंत्री चंपई हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी है, उन्होंने भी कहा था कि जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के जो भी गए हैं, वो दोबारा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा वापस लौटे हैं। तो उनके जाने से, चंपई सोरेन के जाने के बाद जो है जेएमएम और भी मजबूती के कार पर आ गए हैं। और जी बिल्कुल प्रमोद, जिस तरह से आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में इस वक्त झारखंड में देखी जा सकती है, लोक लुभावने वादे हैं, लेकिन सवाल अब यह है कि दोनों ही दलों की तरफ से वादे हैं, दोनों ही दलों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। अब किसके दावे और वादों में जनता भरोसा जताती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे। उससे पहले लखनऊ में पोस्टर वॉर लगातार जारी है। सपा कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं, और इस बीच एक नए पोस्टर की एंट्री हो चुकी है। पोस्टर के जरिए सपा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। पोस्टर में लिखा है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। और ये पोस्टर लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर शनिवार को लगाया गया, जिसके बाद से लगातार चर्चाओं का बाजार भी तेज हो गया। सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये पोस्टर पार्टी नेता अमित चौबे ने लगवाया है, जो महाराजगंज जिले के फरेंदा विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं। बता दें कि सपा मुख्यालय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर प्रहार करने वाला पोस्टर लगाया गया है। मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे का पोस्टर लगाया गया है, जिसके बाद से लगातार चर्चाओं का बाजार तेज है। सियासी दल एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी का नारा लगातार लगाया जा रहा है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। चंदन वर्मा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, जिस तरह से हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और दोनों ही दल लगातार एक दूसरे पर सियासी तीर चलाते नजर आ रहे हैं, और इस बीच अब पोस्टर वॉर की एंट्री हो चुकी है, जहां सपा अलग एक नारा देती आ रही है, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नारों पर भी आपत्ति जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए ईशा, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इसको लेकर जो तमाम तरह की पोस्टरबाजी है वो लगातार जारी है। जिस तरह से अभी देखने को मिला था 27 का सत्ताधीश, अब जिस तरह से अमित चौबे है, वो युवा नेता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने जो पोस्टर लगाया वो पोस्टर अब एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि तमाम तरह के पोस्टर राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहे हैं कि किसी पे लिखा हुआ है 27 का सत्ताधीश, किसी पे लिखा हुआ है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो ऐसे में ये जो पोस्टर लगाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, साथ ही साथ नेक रहोगे तो एक रहोगे, तो इसको लेकर योगी आदित्यनाथ हालांकि मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन विपक्ष भी लगातार कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। क्योंकि विपक्ष की अगर देखिए बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी लगातार योगी आदित्यनाथ पर सीधे तौर पे निशाना साधते हुए और तमाम तरह के पोस्टर लगा रही है। तो ऐसे में एक ये कवायद जो जारी है पोस्टर वार की, ये देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि 9 सीटों पर जो उपचुनाव है, इस पोस्टर का कितना उस विधानसभा चुनाव में असर देखने को मिलता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के चुनाव में एक नारा दिया था, मंच से संबोधित करते उनका साफ तौर पे कहना था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अब कवायद स्टार्ट कर दी है। लगातार
पोस्टर वार देखने को मिला। लेकिन अब ये सबसे बड़ी बात देखिए ईशा, ये है कि 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और 9 विधानसभा सीटों पर ये पोस्टर वार कितना कारगर साबित होता है। हालांकि तमाम तरह के पोस्टर देखने को मिल रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ फोटो पे लिखा हुआ है 27 के सत्ताधीश, लेकिन मठाधीश जो इस बार जो पोस्टर लगाया गया है अमित चौबे की तरफ, तो उस पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मठाधीश बटोगे तो कटोगे। तो साफ तौर पे सीधा निशाना योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने नारे के साथ तमाम जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है उन सीटों पर तमाम अपने मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि 9 सीटों पर चुनाव है और ये जो पोस्टर वार है ये कितना कारगर साबित होता है। जी बिल्कुल चंदन, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार दोनों ही दल एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं और अब एक नया तेवर, एक नया क्लेवर साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जा सकता है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों से बागी हुए कई सारे नेताओं के अब स्वर बदलने लगे हैं। करीब 50 नेताओं ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। महायुति के सबसे अधिक यानी कि 36 बागी नेताओं ने पर्चे दाखिल किए हैं, तो वहीं महाविकास अघाड़ी के 14 बागी भी निर्दलीय मैदान में हैं, जिसकी वजह से महायुति और महाविकास अघाड़ी की टेंशन बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र की 288 सदस्यों वाली विधानसभा का चुनाव एक चरण में यानी कि 20 नवंबर को करवाया जाएगा, जिसकी गिनती 23 नवंबर को होगी। लेकिन उससे पहले प्रदेश की सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। महायुति गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी में बगावत का दौर सबसे ज्यादा देखा गया है। पार्टी के 19 बागी नेताओं ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और इसके अलावा शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गुट के एक बागी नेता ने पर्चा दाखिल किया है। बागियों को लेकर महायुति में आज महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। बागियों को साधने की कोशिश की जा सकती है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। मुंबई से ब्यूरो चीफ संदीप रणपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरह से हम जानते हैं महागठबंधन बनाम एक बड़ा मुकाबला, एक महासंग्राम महाराष्ट्र में देखा जा सकता है, लेकिन इस महासंग्राम के बीच कहीं ना कहीं जो बागियों के तेवर हैं वो भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बने हुए हैं। लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बागियों से नुकसान हो सकता है। जी तो पर बगावत है और 19 बीजेपी की विद्रोही महाराष्ट्र चुनाव में नाच की लड़ाई चल रही है। महायुति में टेंशन तो बढ़ गया है, मगर कोई जो सीटें करीब 50 सीटों पर नतीजे की बड़ा उलटफेर होने जा सकता है। सभी पार्टियों की बागियों में मानने में जुटी हुई है। महायुति में 36 बागी है, तो उनमें से जो है 19 बीजेपी की सीट है और महाविकास आघाड़ी में जो है वो कांग्रेस की भी कभी नेता जो है वो बागी बन चुके हैं। इसकी वजह से महाविकास आघाड़ी का भी जो टेंशन है वो भी बढ़ चुका है। संदीप, जिस तरह से आपने जिक्र करा कि लगातार काफी ज्यादा सियासी संग्राम यहाँ पर देखा जा सकता है और अब देखने वाली बात होगी कि जो बागी हैं वो कितना ज्यादा समीकरण बिगाड़ते हैं या फिर ये केवल एक भ्रम बनकर रह जाता है कि बागी वाकई में समीकरण बिगाड़ पाते हैं या नहीं। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और छठ पूजा को लेकर दिल्ली में घमासान मचा हुआ है। आपने भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल विरोधी बताया, तो वहीं अब अनदर यानी कि दूसरी बात को लेकर भी लगातार सियासी संग्राम देखा जा रहा है। पूजा की इजाजत पर भी हंगामा मचा हुआ है। मंत्री सौरभ का कहना है कि जिस तरह से लगातार बयानबाजी का जो सिलसिला है वो देखा जा रहा है और मंत्री सौरभ का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, पूर्वांचल विरोधी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आप गुंडागर्दी करके छठ घाट नहीं बनने दे रही। हर साल यमुना की सफाई को लेकर या छठ घाट बनाने को लेकर राजनीति होती है, लेकिन इस बार लड़ाई दिल्ली के शेख सराय इलाके में डीडीए लैंड पर बनने वाले आर्टिफिशियल छठ घाट को लेकर हो रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पूर्वांचल भाइयों का छठ घाट पर पूजा करने से डीडीए रोक रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आप गुंडागर्दी करके सतपुला ग्राउंड चिराग दिल्ली में छठ घाट क्यों नहीं बनने दे रही। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छठ पूजा को लेकर सियासी संग्राम लगातार जारी है, जहां दोनों ही प्रमुख दल एक दूसरे पर वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। इरफान खान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, दिल्ली में छठ पूजा को लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है। जहां पर घाट निर्माण की बात आती है तो दोनों ही दल एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। क्या कारण है कि इस तरह के पर्व को लेकर भी अब सियासत देखी जा रही है? जी हाँ ईसा, जिस तरह बात करें दिल्ली में जिस तरह की सियासत अब चरमराती नजर आ रही है, छठ पूजा को लेकर भी काफी विवाद और तनाव देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो घमासान चल रहा है छठ पूजा को, छठ घाटों को लेकर,
आरोप प्रति आरोप का दौर शुरू हो रहा है। मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि डीडी लैंड पर जिस तरह सतपुड़ा पार्क की बात करें, हर वर्ष वहां पे 2 घाट छठ पूजा के लिए तैयार किए जाते हैं, लेकिन इस वर्ष डीडी लैंड बताकर डीडी द्वारा उसको छठ घाट को रोका जा रहा है, छठ घाट के निर्माण को रोका जा रहा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है, पूर्वांचल विरोधी है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है तो पूर्वांचल विरोधी बीजेपी जो है काम करती है, पूर्वांचल विरोधी नीतियों पे काम करती है। इसको अब बीजेपी का भी आरोप दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है। बीजेपी के नेताओं ने साफ आरोप लगाया आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी नीतियों पर काम करती है। छठ घाट को लेकर, छठ पूजाओं को लेकर जिस तरह के विवाद चल रहा है, मैं आपको बता दूं, ईसा दिल्ली में नजदीकी विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस बीच में सियासीकरण लगातार देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान देखने को मिल रहा है। अब धार्मिक स्थलों को लेकर भी जिस तरह की चर्चा की जा रही है, आरोप प्रति आरोप का दौर देखने को मिल रहा है। छठ पूजा को लेकर जिस तरह के आरोप प्रति आरोप लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं चिंताजनक है। इरफान, कहीं ना कहीं लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक काफी गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी घाटों का निर्माण होने से रोकना चाहती है, घाट बनते नहीं देखना चाहती। जी हाँ, जिस तरह आम आदमी पार्टी पर बीजेपी के आरोप है, आम आदमी पार्टी जो है वो घाट नहीं बनाना चाहती है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का जो आरोप है, आम आदमी पार्टी कहती है केंद्र के इशारे पर डीडी जो है, डीडी लैंड पर घाट नहीं बनाने दे रही है। घाटों को लेकर जमुना की साफ सफाई को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है, उस पर आम आदमी पार्टी पलटवार करती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की छवि को बिगाड़ने पर लगी हुई है। उसको लेकर कई चर्चाएं चल रही है, आरोप प्रति आरोप का दौर लगातार जारी है। अब बात करें 7 तारीख को जिस तरह छठ पूजा का आयोजन होना है, जगह जगह घाट निर्माणों को लेकर जिस तरह के कार्य किए जा रहे थे, फिलहाल स्थगित कर दिए जाए, रोक दिए जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं गंभीर रूप से आरोप लगाया जा रहा है। तो बिल्कुल इरफान, माना जा सकता है कि एक बार फिर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं और इस बार एक बड़ा मुद्दा छठ पर्व को मनाया जा रहा है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर 10 हाथियों की मौत ने देश भर को चौंका दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाथियों की मौतों पर आज शाम सीएम हाउस में वन विभाग की अहम बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत के मामले में आज रिपोर्ट लेंगे। इस बैठक में वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार समेत वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इधर उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क से लगे चांदिया परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक भी लगातार जारी है। बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत के बाद क्षेत्र में 2 ग्रामीणों की कुचलकर हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोनों मृतकों के परिजनों को सहायता राशि के रूप में 8-8 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। तो मध्य प्रदेश में 10 हाथियों की मौत के मामले में लगातार सियासत होती देखी जा सकती है। दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। तो वहीं पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी जारी है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर हाथियों की मौत का क्या कारण था। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। विकास तिवारी उमरिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि 10 हाथियों की मौत के मामले में प्रशासन और सरकार काफी सख्त है, जांच लगातार जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर हाथियों की मौत का क्या कारण था। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार मध्य प्रदेश प्रशासन एक्शन मोड पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कल वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार पहुंचे हुए थे। उन्होंने यहाँ पर मुआयना किया उस स्थान का जहाँ पर हाथियों की मौत हुई थी। उस खेत पे भी गए, उस स्थान पे गए और जो भी हाथियों का मूवमेंट था, सारी चीजों को उन्होंने समझा। और मैं आज आपको बता दूं कि आज सीएम हाउस से एक बैठक इस मामले को लेकर बुलाई गई है, जिसमें संभवतः सारी रिपोर्टें सौंपी जानी है। आज रिपोर्टें वहां प्रस्तुत की जाएंगी कि किन कारणों से हाथियों की मौत ये इतनी बड़ी संख्या में हुई है। जी ईसा। जी बिल्कुल विकास, जिस तरह से आपने जिक्र करा कि अब रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर हाथियों की मौत के क्या कारण थे, लेकिन जिस तरह से माना जा रहा है कि वन विभाग की बड़ी लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार हाथियों की मौत का जो सिलसिला था वो जारी रहा, तब प्रशासन सतर्क नहीं हुआ और अब भी लगभग 3 हाथी गायब हैं, लेकिन प्रशासन मौन बैठा है। देखिए, ये बड़ा सवाल है ही, प्रबंधन की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। मैं आपको बता दूं, इस मामले के बाद 2 बड़ी घटनाएं और हो गई हैं। नाराज हाथियों के द्वारा 2 ग्रामीणों को कुचलकर मार दिया गया, जिसपे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा 8 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है, स्वीकृति कराई गई है। और वो बता दूं, वो राशि आज वन राज्य मंत्री के द्वारा उनके घर पहुंचकर उन्हें सौंप दी गई है।
लेकिन यहाँ पर फिर वही सवाल है कि प्रबंधन क्या कर रहा है, प्रबंधन पे बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी हाल ही में मैं बता दूं, जो अभी सूचना हमारे पास सूत्रों के द्वारा आई है कि उस हाथी को आज बगदरा गांव में देखा गया है, जहां पर वो कोदो की फसल में देखा गया है। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है, इसका जो ट्रैकिंग होगी हाथी की, क्योंकि इस पे एक बड़ा पिंजरा ले जाया गया है यहाँ से बांधवगढ़ से, और उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सूत्र जो बताते हैं वहां पर वो हाथी अभी नदारद है, जो देखा गया था वो अब वहां पर नहीं है। जी सर। जी बिल्कुल विकास, जिस तरह से आपने बताया तो कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब अब रिपोर्ट के बाद ही मिल पाएगा। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।